तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट बिल्कुल तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान। कीव, खार्किव, सूमी और मारियोपोल में थमेगा धमाकों का शोर। कई एयरपोर्ट्स पर एक बड़ा हमला किया गया है। वेनेत्सिया में एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन रूस युद्ध पर आज राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इजरायल तुर्की भी शांति बहाली की कोशिशों में जुटे। शेयर बाजार पर दिखा युद्ध का असर। भारी गिरावट के साथ खुले निफ्टी और सेंसेक्स। यूपी में आज 7वें चरण का मतदान। 9 जिलों की 54 सीटों पे वोटिंग जारी। और लंच टाइम में आज सबसे पहले चुनावी खबरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में अब चुनावी रण अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज उत्तर प्रदेश का आखिरी फेज का मतदान इस वक्त चल रहा है और आखिरी चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और इसके साथ साथ भदोही और चंदौली में भी इस वक्त मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं। 613 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला इस वक्त मतदाता ईवीएम में कैद कर रहे हैं। इस फेज की वोटिंग के बाद 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे और ये पता चल पाएगा कि आखिर यूपी में किसकी सत्ता एक बार फिर से आती है। चलिए सीधे हमारे सहयोगियों के पास आपको लिए चलते हैं। वरुण सिन्हा हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। अनंत भट्ट भी हमारे साथ बनारस से जुड़ गए हैं और साथ ही हिमांशु भी वाराणसी से ही जुड़े हुए हैं, जो तमाम चुनावी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले अनंत, आपका रुख करते हुए 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। लगभग 4 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। दिन चढ़ने के साथ क्या वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता चला जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 बजे मतदान का सिलसिला शुरू हुआ और इस समय हम कबीर चौरा एक मतदान केंद्र है। मतदान केंद्र यहाँ पर एक स्कूल में मतदान केंद्र बनाया है। इसकी तस्वीरें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल पूछा है, तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। 11 बजे तक का आंकड़ा मेरे सामने इस समय मौजूद है। रोमेता जनपद का कुल आंकड़ा जो है 11 बजे तक का, वो है 21.10%। अब जो 8 विधानसभाएं इस विधानसभा क्षेत्र में आती हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। पिंडरा जो विधानसभा है, वहां पर 22.2% मतदान हुआ है। 11 बजे तक का आंकड़ा है। इसके अलावा अजगरा, ये 23.5% मतदान यहां पर हुआ है। शिवपुर में 21.9% मतदान हुआ है। रोहनिया में 21.9% मतदान हुआ है। वहीं वाराणसी उत्तरी में 21.21% मतदान हुआ है। वाराणसी दक्षिण में 17.36% मतदान हुआ है। वाराणसी कैंट में 18.5% मतदान हुआ है और सेवापुरी में 23.206% मतदान हुआ है। तो ये अब तक के मतदान की तस्वीर है जो 11 बजे तक का मतदान हुआ है। और जिस मतदान केंद्र पर कबीर चौरा के मैं इस समय मौजूद हूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ का नजारा आपको दिखाएं। आंखों को सुकून देने वाला नजारा है। इस मतदान केंद्र में 16 मतदान कक्ष बनाए गए हैं और सब मतदान कक्षों के बाहर आप वोटर्स की लाइन देख सकते हैं। कैमरा पैन करके अगर आपको दिखाएं तो हर मतदान कक्ष के बाहर आपको लाइनें नजर आएंगी वोटर्स की। मेरे ठीक पीछे इस तरफ दाहिने हाथ की तरफ भी यहां पर देखिए वोटर्स की लंबी लाइन लगी हुई है और उधर की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां भी मतदान कक्ष के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बाएं मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि बाएं कैमरा घुमाएं, वहां पे भी मतदान कक्ष है और उस मतदान कक्ष के बाहर भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग इस समय मौजूद हैं। सुरक्षा कर्मी भी यहां पर मौजूद हैं। ये लोग यहां पर बैठे हैं जो मतदान करके आ चुके हैं, कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पेड़ की छांव में धूप काफी है, उसके बावजूद लोगों का उत्साह यहां देखते ही बन रहा है। उस मतदान कक्ष के बाहर आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो ये पूरा नजारा आंखों को सुकून देने वाला है। हालांकि जो दक्षिणी वाराणसी की विधानसभा सीट है, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा पीछे रह सकती है। हालांकि मतदान प्रतिशत जो 11 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है, उसमें दक्षिणी विधानसभा में ही सबसे कम
वोटिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पेस पकड़ना शुरू हो गया है। धूप की परवाह किए बगैर यहाँ पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक और खास बात जो मुझे इस मतदान केंद्र में नजर आ रही है रोमिता, वो ये कि यहाँ पर महिलाएं भारी संख्या में वोट करने के लिए आ रही हैं। महिलाओं के ग्रुप्स यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान करने आए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस समय ना लोग धूप की परवाह कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ेगा यहाँ पर मतदान के लिए भारी संख्या में और लोग आएंगे। रोमिता जी, वरुण आपसे जानना चाहेंगे क्या हाल चाल है वहां पर, कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं? अभी दिन का करीब 12:30 बजने वाले हैं और इस वक्त कितनी जनता वहां पर पहुंच चुकी है? क्या लग रहा है आज आखिरी चरण में क्या होगा? पूरे सहयोग के साथ लोग आएंगे मतदान करने? देखिए, तपती धूप है और शायद हमने छांव ढूंढ ली, लेकिन जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता। जनता तो लगातार अपने मत का प्रयोग कर रही है। हालांकि जिस बूथ पर हूं मैं वहां पर अब थोड़ी सी भीड़ यहां पर कम हुई है, लेकिन सुबह के समय यहां पर काफ़ी लाइनें देखने को मिली थी और लग रहा था कि जो उत्साह हम कहते हैं ना, आखिरी चरण में, आखिरी टाइम में आप सोचते हैं कि जितना ज़्यादा आप इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं, शायद वही जनता यहाँ पर करती नजर आ रही है। हर किसी को पता है कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का फैसले की एक घड़ी है जिसमें यहीं से तय हो जाएगा कि आखिर सियासत किस करवट और किस जगह जाने वाली है। और शायद यही वजह है कि तमाम जगह के मतदाता यहाँ पर, खासकर ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी इस बार जो है वो मुझे लगता है मिर्ज़ापुर के अंदर, क्योंकि आप देख भी रहे हैं 11 बजे तक करीब 24% यहाँ पर मतदान हो चुका है और सुबह 9 बजे तो पहले नंबर पर था मिर्ज़ापुर। तो ये लगातार जिस तरीके से प्रतिशत बढ़ रहा है, लोगों की लाइनें दिख रही है, निश्चित तौर पर सुकून भी देती हैं और ये समझाती हैं कि 7वें फेज में मतदाताओं ने अपनी रुचि को बनाए रखा है और लगातार घर से बाहर निकल के अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। चलिए, तो देखिए मिर्जापुर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और वोट कर रहे हैं। हिमांशु भी हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से ही जुड़े हुए हैं, किसी पोलिंग बूथ पर ही हैं। हिमांशु, जिस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिखाइए जरा। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं कि कितनी लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो वाराणसी साउथ की इस विधानसभा सीट पर है और आप ये नजारा लगभग सुबह से ही है। यहाँ लाइन जो है वो छोटी नहीं हो रही है, लोग खुलकर जो है वो मतदान करने आ रहे हैं इस वाराणसी साउथ की सीट पर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो लड़ाई है बड़ी कांटे की है, क्योंकि नीलकंठ तिवारी यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने इस विधानसभा चुनाव के अंतिम पड़ाव में जब प्रचार का था तो उन्होंने ये सोशल मीडिया पर माफी मांगी आम जनता से, आम लोगों से, ये कहते हुए कि देखिए, अगर मैं आपके बीच नहीं आ पाया, अगर किसी की कोई नाराजगी है तो मुझे माफ कर ददीजिए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने नीलकंठ तिवारी के जो प्रतिद्वंदी है उनको, किशन है तिवारी, उनको मैदान में उतारा है। तो एक तरीके से ब्राह्मण वोटों के अंदर जो है डिवीजन कराने की कोशिश जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेगी इस बार, क्योंकि उनको मालूम है कि इस सीट के ऊपर जो है लगभग 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और ऐसे में अगर ब्राह्मण वोटर्स के अंदर डिवीजन हो गया तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस सीट पर 20,000 के लगभग जो है वो बंगाली वोटर है, 20,000 गुजराती वोटर्स हैं। बंगाली वोटर्स को साधने के लिए न सिर्फ वाराणसी की साउथ सीट पर बल्कि पूरे वाराणसी में लगभग 60,000 से ज्यादा जो है बंगाली वोटर्स हैं। उनको साधने के लिए अखिलेश यादव ने यहाँ पर जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको यहाँ बुलाया था, उनसे कैंपेन कराया था, उनकी एक रैली कराई थी। और साथ ही साथ याद कीजिए, जब ममता बनर्जी वाराणसी की गलियों में घूमते हुए जो है काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जा रही थी, तब उनको लेकर हुटिंग की गई थी। तब ममता बनर्जी जो है वो सड़क पर उतरी थी, उन्होंने कहा मैं किसी से डरती नहीं हूँ, इस तरीके के विरोध से मैं लड़ने वाली हूँ और मैं लड़ती हूँ और आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। आप बंगाल के याद कीजिए, मैं यहाँ पे भी वही दोहरा दूंगी। तो एक तरीके से
बंगाली वोटर्स को साधने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि ममता बनर्जी से यहाँ पे कैंपेन कराया गया और साथ ही साथ जया भादुरी, जो जया बच्चन है, क्योंकि वो भी बंगाल को रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी यहाँ पे लगातार प्रचार कर रही थी। तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी को ये भी लगता है कि ब्राह्मण वोटों के डिवीजन और साथ ही साथ गैर यादव ओबीसी वोटों का जो यहाँ पर समीकरण है, अगर उस पर उनका सही तरीके से रणनीतिक काम की तो यहाँ बीजेपी को घेरा जा सकता है। और नीलकंठ तिवारी फिलहाल अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो फायदा किसको पहुंचता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यूपी में चाहे सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जो जातीय आधार छोटे छोटे दल हैं इन क्षेत्रों में, वो कोशिश करते हुए, लेकिन आनंद इस फेज की अगर हम बात करें, 7वें चरण की बात करें, तो चाहे निषाद पार्टी हो, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो या फिर अपना दल हो, क्या इस फेज में ये जातीय आधार राजनीतिक दल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? लेकिन विपक्ष का काम ही है ना। समीकरण बताते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, ये छोटे छोटे दलों की भूमिका को देखते हुए, क्योंकि ये छोटे छोटे दल, हम कहेंगे कि पूरे इलाके में, पूरे पूर्वांचल के अगर हम बात करें तो सब जगह अगर इफेक्टिव नहीं है तो पॉकेट्स के अंदर ये इफेक्टिव है। अपना जो इनका जो मतदान है, जो इनके वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, उनके अंदर ये इफेक्ट रखते हैं। इसको देखते हुए ये जो गठबंधन बने हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का ओपी राजभर के साथ हो या फिर अपना दल के साथ बीजेपी का गठबंधन हो, तो ये इन पॉकेट्स को ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन बनाए गए हैं। लेकिन जब मतदाता के पास कैंडिडेट जाता है या पार्टियां जाती हैं तो मतदाता के अपने इश्यूज होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि एक इलाका पड़ता है सुल्तानपुर में एक गांव पड़ता है निषादों का, वहां पर मल्लाहों का गांव पड़ता है, संजय निषाद की पार्टी के साथ वहां पर बीजेपी का गठबंधन भी है। तो आप ये देखिए कि उस गांव में जब हम गए तो वहां पर लोगों के अपने इश्यूज थे। लोग उस समय ये बात कर रहे थे गठबंधन किसका है किसका नहीं है, वो ये कह रहे थे कि हम जिता के भेज देते, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। बेसिकली वो रस्सी बनाने का वो लोग काम करते हैं, उनके पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो उनके लिए आरक्षण भी एक मसला है। तो ये जो पॉकेट्स के अंदर ये जो छोटे छोटे दल हैं, इनका एक जाति विशेष के ऊपर प्रभाव का दावा करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वोटर है उसके अपने इश्यूज हैं, अपने उसके मसले हैं, और उनको ध्यान में रख के वो ये देखता है कि उसके लिए कौन सा कैंडिडेट लाभदायक होगा या कौन सी सरकार लाभदायक होगी। ठीक कह रहे हैं अनंत आप। और वरुण, आपसे भी यही जानना चाहूंगी, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, वोट तो वो देते हैं प्रॉमिसेस के बल पर कि हमारे को ये कहा गया ऐसा होगा, लेकिन आज का वोटर जो है वो बहुत जागरूक हो चुका है। अब वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि क्या किया गया और क्या वायदा था। तो क्या किसी से बात कर पाए हैं आप? क्या प्रॉब्लम्स थी पिछली बार, क्या वादे किए गए थे और क्या पूरे नहीं हुए, और इस बार क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जैसे आनंद बता रहे थे कि हर क्षेत्र के अपने मुद्दे होते हैं, हर रीजनल पार्टी का अपनी कनेक्टिविटी होती है और हर रीजनल पार्टी अपने वोटर्स को एक साथ लेकर चलने चाहती है। ये यूपी का इतिहास रहा है, चाहे वो बीएसपी की बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, ये लोग भी अपने वोट बैंक को एक साथ लेकर चलते आए हैं हर चुनाव में। और अब जब छोटे छोटे दलों की हम बात करते हैं, चाहे राजभर की बात करें या फिर अपना दल सोहेल देव की बात करें, ये अपना दल की बात करें, ये तमाम ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो कहीं ना कहीं सियासी गणित को बनाने और बैठाने में एक ज़ोरदार भूमिका अदा करते हैं। दूसरी बात आपने कही कि यहाँ मिर्ज़ापुर की जो ज़मीनी हकीकत है उसमें भी कहीं ना कहीं जाति का समीकरण बहुत ज़्यादा भारी पड़ती नज़र आती है। यहाँ पर पटेलों के 2 ऐसी विधानसभा हैं जहाँ पर वर्चस्व है और वो डिसाइडिंग फैक्टर पर कहीं ना कहीं काम करते हैं। इसके अलावा बिंद या फिर निषाद भी यहाँ पर एक सीट पर पूरा अपनी तरफ से असर डालते हैं। तो ये जातिगत समीकरण ही यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर रहती है। तीसरी बात निकल के आती है मुद्दों की। क्या जाति का समीकरण के आधार पर वोट डालना है या फिर अपने मुद्दों के आधार पर आपको सोचना है? ये बिल्कुल सही कहा अनंत ने कि आम आदमी शायद जातीय समीकरण पर ध्यान तो रखता है, लेकिन वो ये भी जरूर सोचता है कि आखिर कौन प्रत्याशी उसके मुद्दों की बात कर रहा है। मिर्जापुर के अंदर अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी रोड्स की अच्छी की गई है, जरूर विकास का कार्य जरूर किया गया है, लेकिन बुनियादी मुद्दा रोजगार को लेकर, फैक्ट्रीज को लेकर, यहाँ पर जो उद्योग है, कालीन उद्योग, बुनकरों की समस्याएं, ये ऐसे बहुत सारे इशूज हैं जिसको लेकर यहाँ की जनता चाहती है कि इस पर
पर आगे बातचीत की जाए और जो भी सरकार बने या जो भी प्रत्याशी जीत कर अगर आता है तो इन समस्याओं को हल जरूर करे। तो ये पूरा समीकरण होता है, जातिगत समीकरण बैठाने की हर राजनीतिक दल जरूर कोशिश करता है, उसके हिसाब से प्रत्याशी खड़ा करेगा, साथ में दूसरी पार्टी ये सोचेगी कि इसका वोट बैंक कैसे काटना है, उसी जाति का या दूसरी जाति का प्रत्याशी वो खड़ा करेगा। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ही बनता है जो जीत और हार तय करता है, और जनता सब समझती है कि आखिर किसको जिताना है, किसको हराना है, कौन साथ खड़ा होगा, कौन नहीं होगा, भले वो आपकी कास्ट का हो या फिर ना हो। जी इंडीड, आज का वोटर जो है वो बहुत अवेयर है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को हमारे तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि वाराणसी में वोटर्स में मतदान का अच्छा खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। कुछ पोलिंग बूथ्स को भी खास तरह से सजाया गया है और ऐसे ही एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनंत भट्ट ने। ये पूरा हम आपको दिखा दें इस मतदान केंद्र के बारे में भी सजावट अभी चली रही है। वहां पे देखिए गुब्बारों का पूरा सर्कल लेके जाया जा रहा है, सेल्फी पॉइंट यहां पर बनाया गया है और ये भी अपने आप में एक किस्म का सेल्फी पॉइंट है। और मतदान से जुड़े यहाँ पर संदेश भी दीवारों पर लिखे गए हैं, देश हित में अवश्य मतदान करें। और एक सेल्फी पॉइंट देखिए मेरे उस तरफ भी बना हुआ है जहां पर लोग आ रहे हैं वोट करने के बाद और अपनी सेल्फी यहां पर लोग खिंचवा रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षाकर्मी लगातार यहां पर चहलकदमी कर रहे हैं जिससे कि किसी किस्म की कोई दिक्कत किसी को भी ना हो। और अंदर जो मतदान कर्मी हैं वो तमाम मतदान कर्मी मुस्तैद हैं और कोशिश यही है कि बिना किसी बाधा के, अवरोध के मतदान को संपन्न कराया जा सके। आपने मतदान कर दिया? मैं मतदान कर चुका हूं और मैं आपको बता दूं कि बनारस में विकास के मुद्दे पर ही मतदान हो रहा है, कोई किसी पार्टी बेस नहीं है। यहाँ जो विकास हुआ है पिछले कई सालों से वो कभी इतिहास बन गया है यहाँ के लिए। और जहाँ तक मैं मोदी और योगी की बात करूँ, एक निश्चित है कि उनके लिए माहौल बना हुआ है क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है बनारस के घाटों के लिए, बनारस की सड़कों के लिए, जिसका कोई सानी आज तक नहीं हुआ। और जहाँ तक मैं गंगा जल की बात करूँ, शुद्ध गंगा जल हो गया है। और मोदी जी के लिए मैं दो शब्द जरूर कहूँगा आपसे कि पानी तो पानी बहुत है, गंगा जल की बात कुछ और है। प्रधानमंत्री तो बहुत है, मोदी जी की बात कुछ और है। आपने वोट कर दिया सर? जी, आपके लिए कौन से मुद्दे हैं? यह सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। आज अब जाके बनारस की गलियों को देख लीजिए, बनारस की गलियां जितनी सुधर गई हैं उतनी पहले कोई भी शासनकाल में नहीं थी। और जो सुधार हुआ है उससे ज्यादा सुधार बनारस में होगा। और बनारस में पर्यटन का माहौल इतना ज्यादा हो गया है कि पहले लोग बनारस आने के लिए कतराते थे कि भाई बनारस जाएंगे तो वहाँ गली गंदी, सड़कें गंदी। आज बनारस में हर एक, समझिए कि अगर बनारस में 100% सैलानी इंडिया में घूमने आते हैं तो वो 99% बनारस। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग घर से? मतदाताओं को मैं खाली इतना बताना चाहता हूं कि आप मतदान जरूर दें। हम लोग ये नहीं कहना चाहते कि आप किसी पार्टी को दें, लेकिन मतदान ये एक ऐसा बड़ा अधिकार है, इतना बड़ा पर्व है कि अगर मोदी अंबानी को भी एक वोट देने का अधिकार है तो हम मतदाताओं को भी एक वोट देने का अधिकार है। हम उनके समक्ष खड़े हुए हैं। आप क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि वो अपना कीमती समय निकाल करके वोट देने जरूर आए, क्योंकि हर एक वोट हर एक प्रत्याशी के लिए बहुत मायने रखता है। तो वोटिंग की अहमियत यहाँ पर तमाम मतदाता बता रहे हैं, जो लोग वोट डाल चुके हैं और जो डालने नहीं आए उनसे अपील की जा रही है कि वोट डालने जरूर आए। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर आने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है और मतदाताओं के आने का सिलसिला सुबह सुबह देखते हुए जो उत्साह है, उम्मीद करनी चाहिए कि शाम तक उत्साह कायम रहेगा और मतदान प्रतिशत में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। भारी तादाद में लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, वाराणसी। स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। इस बिल्ली का हुनर देखकर तो बड़े बड़े कमांडो भी हैरान रह जाएंगे। खड़ी दीवारों पर ये बिल्ली कैसे एक्सपर्ट की तरह चढ़ जाती है, जरा देखिए तस्वीरों में। दीवार पर चढ़ने में इसे महारत हासिल हो चुकी है। ये ना तो ऊंचाई से डरती है और ना ही इसे मुश्किल चढ़ाई से कोई डर है। बिल्ली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। दो हिरन आपस में इस कदर उलझे थे कि उन्हें पास खड़े तेंदुओं की भनक भी नहीं लगी। दोनों के सींग एक दूसरे से फंसे हुए थे। दोनों एक दूसरे को हराने पे आमादा थे। दोनों का झगड़ा देखकर एक बार तो तेंदुआ भी किनारे खड़ा हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इन पर हमला किया जाए या नहीं। आखिरकार दोनों हिरन अपने अपने रास्ते चले गए
और तेंदुआ बेचारा अपने शिकार से चूक गया। शादियों के वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं। इस बार एक दूल्हे का जवाब लोगों को खूब हंसा रहा है। शादी कराने वाले पंडित जी दूल्हे से बोल रहे हैं कि अब उसे हर काम पत्नी से पूछकर ही करना होगा। इस पर दूल्हे ने जवाब दिया कि पिछले 6 साल से वो यही कर रहा है। एक वैवाहिक धर्म की वो आपको वो करना पड़ेगा। मंजूर है आपको? अच्छा, आगे कहा कि आज तक जो है आप कहाँ जा सके कोई पूछने वाला नहीं होता था। ठीक है। इंसानों को देखकर बंदर ने भी ड्रिंक पीना सीख लिया। अब तो उसे ऐसी महारत हासिल हो गई है कि वो बिना हाथ से पकड़े ही पूरी बोतल गटक जाता है। बंदर बोतल को अपने दांतों के बीच फंसाता है और इसके बाद वो सिर पीछे की तरफ झुका लेता है, जिससे बोतल में भरी सारी ड्रिंक मुंह में आ जाती है। इस बंदर का ये अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बाघों के बीच की लड़ाई आमतौर पर कम ही देखने को मिलती ही है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला है, जहां पर टाइगर T19 और टाइगर T120 में जमकर संघर्ष हुआ है। पिछले कई समय से नेशनल पार्क में जैसे जैसे बाघों का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे ही बाघ अपने अस्तित्व के लिए लगातार एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। बाघों की इस लड़ाई को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। और ये थी अब तक की वायरल खबरें, लेकिन अब आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से करीब 35 मिनट तक वार्तालाप किया और इस बातचीत से समझ में यही आ रहा है कि किस तरह से इस युद्ध को रोका जाए, इसी पर बातचीत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं इंडिया के प्रधानमंत्री से कि वो किसी तरह से रूस को रोके युद्ध को आगे बढ़ाने से। और अभी 35 मिनट की इस बातचीत में दोनों नेताओं ने शायद इसी पर बातचीत की और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश में अब प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आगे अब रूस के राष्ट्रपति से करीब 1:30 बजे फोन कॉल पर बातचीत करनी है। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 12 दिनों से युद्ध चल रहा है। लगातार यूक्रेन में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर करीब 35 मिनट तक बातचीत की है और आगे भी समर्थन की मांग जो है वो की गई है। बातचीत को प्रधानमंत्री ने सराहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में भी लगातार बातचीत का दौर जारी है, जिसमें बीच का रास्ता या सुलह का फॉर्मूला निकालने की कोशिश हो रही है। खबर ये भी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। दोनों ही नेताओं के बीच में अब से थोड़ी देर में एक और वार्ता संभव मानी जा रही है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन से बात कर चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से बातचीत करेंगे और देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री पुतिन से क्या बातचीत करते हैं और इस बातचीत का असर रूस और यूक्रेन के युद्ध पर किस तरीके से पड़ता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन, अमेरिका, यूरोप के देशों में आवाम सड़कों पर उतर रही है। रूस के आक्रामक रवैये के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। तख्ते, बैनर्स, प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शनकारी शांति की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन के झंडे के साथ इस मुश्किल घड़ी में समर्थन दिया जा रहा है। युद्ध के विरुद्ध दुनिया भर में प्रदर्शन का दौर जारी है। अमन के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। जंग रोकने की अपील के साथ कनाडा के टोरंटो में आवाम सड़क पर उतर आई। यूक्रेन के नीले पीले रंगों वाले झंडों के साथ पूरी सड़क रंग गई। नो फ्लाई जोन, युद्ध अपराध और नहीं, पुतिन को रोको जैसे नारों के साथ प्रदर्शनकारी रूस से जंग रोकने की गुहार लगा रहे हैं।
विरोध प्रदर्शन की गहराई इस तस्वीर से समझिए। रूस के नागरिक मिखाइल ने अपने पासपोर्ट को आग के हवाले कर दिया। I'm a Russian Ukrainian. I'm a citizen of Russia. I was born in Ukraine, and what Putin is doing now must be stopped. We must, everybody, the whole world must stop him there. Otherwise, he will be at your death's doorstep tomorrow. And I burned my passport today because I'm not part of this war. I'm not part of this fascist war. यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाते हुए सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी शिकागो की सड़कों पर उतर आए। हर हाथ में यूक्रेनी झंडा, हर जुबान पर बस एक ही आवाज, यूक्रेन। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी ने यूक्रेन के झंडे को सलामी दी और नाटो से कार्रवाई करने की अपील वाले बैनर के साथ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अर्जेंटीना की हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि इस मुश्किल घड़ी में दुनिया के तमाम देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तमाम लोगों ने पोस्टर बैनर के जरिए रूस से हमले रोकने की गुजारिश की। गमगीन आंखों के साथ सभी प्रदर्शनकारी पुतिन को रोकने की अपील कर रहे हैं। नो टू नेटो, नो टू वॉर की गुजारिश करते हुए प्रदर्शनकारियों का जत्था लंदन की सड़कों पर भी निकला। जंग रोको, रूसी सेना बाहर जाओ के स्लोगन लिखे प्ले कार्ड के साथ प्रदर्शनकारियों ने रूस से जल्द जंग रोकने की अपील की। We want to ask for help, that the West countries will help Ukrainian people to stay strong and support this in every way they can. यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हर दिन किसी न किसी मुल्क के किसी न किसी शहर में किसी न किसी सड़क पर लोग पोस्टर, बैनर, तख्तियां लिए यूक्रेन के साथ सहानुभूति की एकजुटता दिखा रहे हैं, अमन कायम करने की अपील कर रहे हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन के फैसले के खिलाफ आवाम विरोध प्रदर्शन कर रही है। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन शांति की मांग में प्रदर्शनों का दौर थम नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दो मुल्कों की जंग में पिसती हमेशा आवाम है। रूस की बमबारी ने हजारों लाखों लोगों का आशियाना छीन लिया। हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। सबसे ज्यादा अन्याय मासूमों के साथ हुआ है। बचपन अब मुश्किल में है और भविष्य अधर में। इन बच्चों को पड़ोसी मुल्कों में महफूज ठिकाने पर ले जाया जा रहा है, जहां पर इनकी मुस्कान और मासूमियत लौटाने की कोशिश हो रही है। जंग दो देशों के बीच हुई, लेकिन चोट इन मासूमों के बचपन को लगी। खेलने कूदने की उम्र में ये अपनी जान बचाने के लिए अपना मुल्क छोड़कर पनाह की तलाश कर रहे हैं। यूक्रेन के आसमान में रूसी मिसाइलों का राज है। जमीन पर धमाकों से शहर दर शहर निस्तेनाबूद हो रहे हैं। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में जब रूस की एक मिसाइल ने न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया तो आसपास के इलाकों से करीब 200 बच्चों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। एक महफूज आसरे की तलाश में इन बच्चों को ट्रेन से लवीव ले जाया गया। इनमें से कुछ बच्चों को हर वक्त ममता के छांव की आवश्यकता है। कड़ाके की ठंड में ये नन्हे बच्चे अपना घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। बच्चों की ये हालत देखकर इनकी मदद करने वालों की आंखें भर आई। My heart is being torn apart. I'm sorry, it is tough. When families are separated, it is very hard. I'm sorry, I simply lack the words, and I feel so sorry for these children. They are so young, that we and our children are being killed. शाम ढलने पर जब ठंड तेवर दिखाती है, तो ऐसे मुश्किल वक्त में भी इन बच्चों को प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ता है।
गनीमत रही कि बच्चों को उस बस में जगह मिल गई जो इन्हें पोलैंड ले जा रही थी। पोलैंड ने जंग में पीड़ित दर्जनों बच्चों को पनाह दी है। यहाँ कीव, खार्किव और ओडेसा से आए बच्चों को होटलों में रोका गया है। कॉन्फ्रेंस रूम में शरणार्थियों के सोने के लिए बिस्तर लगाए गए हैं। इस होटल में ऐसे करीब 700 बच्चे रुके हुए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से इन बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। लगातार हो रहे हमलों में यूक्रेन के सैकड़ों आम नागरिक मारे गए। इस हमले में 20 से ज्यादा मासूम बच्चे भी अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन की सेना इन परिवारों को महफूज जगहों तक पहुंचाने में मदद कर रही है, लेकिन जान बचाने की कोशिश में तमाम परिवार टूटते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार हर स्तर पर कोशिशों में जुटी है। बड़ी तादाद में अब तक छात्रों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। जो छात्र अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें लाने के लिए सरकार कवायद में जुटी है। इस बीच आज पोलैंड से आखिरी फ्लाइट भारत के लिए रवाना हो गई है और भारतीय वायुसेना के इस विमान से करीब 200 छात्रों की वतन वापसी हो रही है। छात्रों की स्वदेश वापसी के अभियान को तेजी देने के लिए जनरल वीके सिंह भी इसी विमान से वापस आ रहे हैं। विमान आज ही गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेगा। देखिए, इस विमान से हरजोत सिंह भी वापस आ रहे हैं, जिसे 27 फरवरी को कीव में गोली लगी थी और वो अस्पताल में भर्ती थे। हरजोत सिंह ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए भारत सरकार से अपील की थी कि उन्हें जल्द से जल्द वतन वापस लाया जाए। वो अपने परिवार के पास आना चाहते हैं और उनके पास रहना चाहते हैं, जिसके बाद आखिरकार उन्हें आज वतन वापस लाया जा रहा है। इससे जुड़ी ये 2 तस्वीरें हैं। लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत 10 मार्च से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत वापस लाने की कोशिश हो रही है और इसलिए इस पूरे अभियान को गति देने की कोशिश। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए 22 फरवरी को भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। रविवार तक यूक्रेन से 16,000 भारतीय छात्र भारत वापस आए हैं। सरकार की कोशिश है कि जो थोड़े बहुत भारतीय बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। हालांकि कूटनीतिक प्रयास जारी है, बातचीत से मसला हल करने की कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन यूक्रेन में मिसाइलों और बम धमाकों की आवाजें थम नहीं रही। ऐसे में भारत सरकार इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि एक छात्र को जल्दी से जल्दी सुरक्षित वतन वापस लाया जा सके। इसके लिए ऑपरेशन गंगा की रफ्तार तेज कर दी गई है। I have the figure of yesterday, 5,200 approximately, and today another 889, and making allowance for a month, so we'll have full 5 flights today, so total over 6,100, 200. यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से छात्रों का लौटना लगातार जारी है। अब तक 20,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 76 उड़ानों से 15,920 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। रोमानिया के लिए अब तक 31 फ्लाइट के जरिए 6,680 छात्रों को वापस लाया गया। वहीं पोलैंड से 13 फ्लाइट्स में 2,822 छात्र वतन लौटे। हंगरी के लिए 26 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। यहाँ से 5,300 छात्रों को स्वदेश लाया गया। वहीं स्लोवाकिया से 6 फ्लाइट्स के जरिए 1,118 छात्रों को वापस लाया गया। Very happy to have all of you back safe and sound. आज भी 7 फ्लाइट्स भारतीय छात्रों को लेकर लौटे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन उड़ानों के जरिए कुल 1,200 छात्रों को लाया जाएगा। भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में 4 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी और वीके सिंह पहुंचे हुए हैं। इन चारों मंत्रियों की देखरेख में भारतीय छात्रों की वापसी सुनिश्चित की जा रही है। So another 1,300 from Bucharest they are. इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो छात्रों को इवैक्यूएशन प्लान के बारे में बता रहे हैं।
So totally from Suchao, I will move out 1,300 of our students over the next 2 days. And from Bucharest, I will move out 2,600 students over the next 2 days. सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने काम को बखूबी अंजाम देने में लगे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन के भीतर सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस ले आया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम में हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर, जहां पर हम कुछ महान व्यक्तियों के विचार से आपको रूबरू करवाते हैं। तो देखिए आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि किसी दिन अगर आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लीजिए कि आप गलत मार्ग पर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिल गई होगी। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे ढेर सारी अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।